नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ मनीष दादीज। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के एग्ज़ाम रिव्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो MCQ सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की दोस्तों, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी दोस्तों 8 नंबर क्लास रहेगी, यानी 8वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और पीछे जितने भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन आपको धीरे धीरे एक एक करके मैं करवा रहा हूं दोस्तों। अब भी धीरे धीरे है ये दोस्तों, अब बढ़ा दिया जाएगा समय, मैंने आपसे जैसा कि कहा था। तो आज का जो पेपर है वह कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट डे से हमारा जो भी पेपर रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर रहेगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इस क्लास को हर ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ शेयर कर देना दोस्तों, ईमानदारी के साथ में। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दोस्तों आंसर या जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं। क्लियर? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट है दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन, और इज़ द फादर यानी पिता। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता किसे कहा जाता है या कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एक यूनिट है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के कुछ अलग अलग हैं क्वेश्चन, साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है, ह्यूमन भी है। तो सभी के प्रिंसिपल्स और कौन उनके फादर्स हैं या प्रणेता है उनको एक बार रीड कर देना दोस्तों। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है लुथर गुलिक, ऑप्शन बी है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी है हेनरी फ्योल, और ऑप्शन डी है FW टेलर। तो बताइए दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ऑप्शन ए लुथर गुलिक, ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, और ऑप्शन डी FW टेलर। तो दोस्तों बताइए कि आपके सामने जो क्वेश्चन है 1 to 6 उसका राइट आंसर क्या होगा? कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता या फादर? तो याद रखना दोस्तों कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द FW टेलर। कौन है? FW टेलर जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, FW टेलर। क्लियर दोस्तों? पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल? कि विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल? कि किस संगठन ने, किस संस्था ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की पॉलिसी भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अप्लाई की थी? तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए RRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन दोस्तों, ऑप्शन बी निशात, ऑप्शन सी यूनेस्को, और ऑप्शन डी इंसडॉक। तो बताइए दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल विच ऑर्गेनाइजेशन? तो बताइए कौन सी संस्था या कौन सा संगठन होगा इसका राइट आंसर? तो आपको बताया था कि पुस्तकालय एवं सूचना नीति तैयार करने वाला जो संगठन था वो संगठन था आपका RRLF। क्या था दोस्तों? RRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। कब हुआ था फाउंडेड? 1972 के अंदर, मई 1972, मई 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें तो वो कहाँ पर है? साल्ट लेक कोलकाता के अंदर है दोस्तों, साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। और ये संगठन मेनली दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको RRLF से संबंधित। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए ध्यान से, 1 to 8। द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट? कि यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन टॉपिक से आपके यूनेस्को से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये पहले भी करवा दिए गए। तो आप दोस्तों इसका आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? कि द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी नीदरलैंड इन द हेग, और ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो बताइए दोस्तों, यूनेस्को का हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है?
लंदन में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, पेरिस के अंदर स्थित है या इंग्लैंड के अंदर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है यूनेस्को लोकेटेड हेड ऑफिस? बताइए दोस्तों 1 to 8 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहाँ क्या स्थित है? यूनेस्को का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर स्थित है। और यूनेस्को की बात करें तो कब हुई थी स्थापना? इस्टेब्लिश्ड 1946 में, जिसका हेड ऑफिस पेरिस या फ्रांस में है दोस्तों। क्लियर कि यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डबलिन कोर? व्हाट इज डबलिन कोर? ये डबलिन कोर क्या है ये बताना है दोस्तों। तो डबलिन कोर मैंने पहले क्वेश्चन एक करवाया था, उसमें बताया था कि पूरा नाम इस तरह याद रखो कि इसका राइट आंसर आप दे दो। डबलिन कोर आगे एक वर्ड बताया था, वो साथ में याद रखना है आपको, ताकि पूछा जाए कभी भी व्हाट इज डबलिन कोर तो जो आगे वर्ड है वो वर्ड आपको याद हो, तो उससे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कि कंटेंट मैनेजमेंट टूल, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मेटा डाटा स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी दोस्तों ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो डबलिन कोर इनमें से क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो मैंने नाम बताया था डबलिन कोर मेटा डाटा, ये इतना नाम पूरा याद रखना है। डबलिन कोर आगे क्या जोड़ना, सिर्फ मेटा डाटा। तो ऑप्शन में देख लो दोस्तों मेटा डाटा किस में है। डबलिन कोर मेटा डाटा दोस्तों स्टैंडर्ड, मेटा डाटा स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो डबलिन कोर क्या है? मेटा डाटा स्टैंडर्ड है, मेटा डाटा का मानक है दोस्तों। कौन? डबलिन कोर। क्लियर। क्लियर दोस्तों, डबलिन कोर आपके सीधा सिलेबस में है, ध्यान से देखना दोस्तों, और आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The online version of McGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology is कि the online version of McGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology is ऑप्शन ए ऑनलाइन encyclopedia of Science and Technology, ऑप्शन बी एक्सेस साइंस, ऑप्शन सी साइंस ऑनलाइन या ऑप्शन डी McGraw Hill ऑनलाइन। कि जो ऑनलाइन वर्जन है किसका? McGraw इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो बताइए ऑप्शन ए ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सेस साइंस, ऑप्शन सी साइंस ऑनलाइन या ऑप्शन डी McGraw Hill ऑनलाइन। तो क्या होगा दोस्तों इसका ऑनलाइन वर्जन? 130 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज से रिलेटेड है क्वेश्चन दोस्तों, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज में इंसाइक्लोपीडिया का ये एग्जांपल है McGraw Hill इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो क्या है? तो याद रखना McGraw इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाए तो इसका ऑनलाइन वर्जन जो है वो है एक्सेस साइंस। क्या होगा दोस्तों? एक्सेस साइंस होगा इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। SOUL सोल सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन, कि सोल सॉफ्टवेयर किस पे बेस्ड है? ऑप्शन ए RDBMS, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी SQL सर्वर और ऑप्शन डी ओरेकल। तो सोल क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सोल का पूरा नाम है, जो कि सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी का। और ये किस पे बेस्ड है ये हमें बताना है। क्या ये RDBMS पे है, ऑप्शन बी कोबोल पे है, ऑप्शन सी SQL सर्वर पे है या ऑप्शन डी ओरेकल पे है? तो बताइए दोस्तों सोल सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो याद रखना जो सोल सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो है SQL सर्वर पर। किस सर्वर पर? SQL सर्वर पर। क्लियर दोस्तों। सोल का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब सोल कब बना था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। सोल के अब तक कितने वर्जन आ गए और कौन सा वर्जन कब आया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। SOUL सोल ऐसे लिख के पूरा एक्सप्लेन के साथ में दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल फॉर,
कि जो वाल पिक्चर चित्रभित्ति जो सिद्धांत है दोस्तों, जिसको चित्रभित्ति सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, यह सिद्धांत प्रिंसिपल किसके लिए बना है, यह सिद्धांत किसके लिए है? ऑप्शन ए अरेंजिंग क्लासेज इन एन एरे इन ए हेल्पफुल सीक्वेंस, ऑप्शन बी फिलिंग ऑफ कैटलॉग कार्ड्स, ऑप्शन सी फेसेट सीक्वेंस और ऑप्शन डी डिसाइडिंग लेवल्स इन ए राउंड। तो बताइए होल पिक्चर प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल फॉर अरेंजिंग क्लासेज इन एन एरे इन ए हेल्पफुल सीक्वेंस, ऑप्शन बी फिलिंग ऑफ कैटलॉग कार्ड्स, ऑप्शन सी फेसेट सीक्वेंस और ऑप्शन डी डिसाइडिंग लेवल्स इन ए राउंड। तो बताइए दोस्तों चित्रभित्ति सिद्धांत किसके लिए है? ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर आपके 132 का। तो याद रखना 132 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फेसेट सीक्वेंस, पक्षक्रम दोस्तों, पक्षक्रम या पक्ष अनुक्रम का ये सिद्धांत है होल पिक्चर प्रिंसिपल। कौन सा? चित्रभित्ति सिद्धांत या वॉल पिक्चर प्रिंसिपल दोस्तों। क्लियर? क्या होगा राइट आंसर? फेसेट सीक्वेंस इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, द वर्ड कैटालॉग हैज बीन डेरिवेड फ्रॉम ग्रीक एक्सप्रेशन इज, कि जो वर्ड है कैटालॉग वो किस शब्द से, ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है, यह है हमें बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर इसका क्या होगा ये बताइए कि द वर्ड कैटालॉग हैज बीन डेरिवेड फ्रॉम ग्रीक एक्सप्रेशन इज। देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि जो कैटालॉग शब्द है निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है, तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए केटा प्लस लोजोस, ऑप्शन बी केटा प्लस लोजोस, ऑप्शन बी केटा प्लस लोजिस और ऑप्शन डी केटा प्लस लोजास। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए दोस्तों। ये तो कन्फर्म हो गया कि कैटालॉग शब्द किससे मिलकर कौन सी भाषा से है? ग्रीक भाषा से। लेकिन ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से है ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? याद रखना इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केटा प्लस लोजोस शब्द से मिलकर बना है कैटालॉग शब्द, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है कैटालॉग यानी सूचीकरण दोस्तों। क्लियर? 133 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूजर्स प्रोफाइल, व्हाट इज यूजर्स प्रोफाइल की उपयोगकर्ता के प्रोफाइल है जो वो क्या है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एन यूजर, ऑप्शन बी ए स्टेटमेंट ऑफ यूज ऑफ द लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ए लिस्ट ऑफ यूजफुल फाइल्स और ऑप्शन डी ए लिस्ट ऑफ यूजर्स। तो बताइए व्हाट इज यूजर्स प्रोफाइल? ए स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एन यूजर, ऑप्शन बी ए स्टेटमेंट ऑफ यूज ऑफ द लाइब्रेरी और ऑप्शन सी ए लिस्ट ऑफ यूजफुल फाइल्स और ऑप्शन डी ए लिस्ट ऑफ यूजर्स। तो व्हाट इज यूजर्स प्रोफाइल दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? तो यूजर की जो प्रोफाइल है दोस्तों वो क्या होती है? यूजर की प्रोफाइल होती है दोस्तों आपकी ए स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एन यूजर। क्लियर? हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तो क्या है कि उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि उपयोगकर्ता आवश्यकता की सूचना विवरण क्या होता है? उपयोगकर्ता प्रोफाइल होता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज सजेस्टेड बाय, कि डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन है वो किसने दिया था, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था दोस्तों? तो याद रखना बुक सिलेक्शन के 4 नियम हैं कुल, उन चारों के चारों जो भी लॉ है उनको अच्छे से पढ़ना है। एक तो बुक सिलेक्शन का नियम है मेलविल डेवी का दोस्तों, एक है ड्यूरी का, एक है मैक्लोविन का और एस आर रंगनाथन जी का।
तो ये चारों लॉ हैं जो नियम हैं, इन सभी को पढ़ना है। इनसे रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं कि उन्होंने कौन से नियम में क्या कहा और कौन सा नियम किसने दिया था। तो उसी में से बुक सिलेक्शन का एक नियम है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या डिमांड थ्योरी। तो वो किसने सजेस्ट किया था? ऑप्शन ए मैक्लोविन, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी मेलविल डेवी और ऑप्शन डी दोस्तों TD विल्सन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि जो डिमांड थ्योरी है बुक सिलेक्शन की वो किसने दी थी, किसने सजेस्ट किया था डिमांड थ्योरी बुक सिलेक्शन के लिए? ऑप्शन ए मैक्लोविन, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी मेलविल डेवी और ऑप्शन डी TD विल्सन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? 135 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, जो डिमांड थ्योरी है इसका पूरा नाम है डिमांड एंड, प्रिंसिपल का पूरा नाम क्या है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्या है पूरा नाम? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। डिमांड दोस्तों मांग और सप्लाई यानी पूर्ति कर देना, कि यह नियम कहता है कि जब पाठक कोई पुस्तक बुक की मांग करता है उसके अकॉर्डिंग ही बुक सिलेक्शन करना चाहिए, यानी जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी ही सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए उसी बुक्स की। और ये सजेस्ट किया था मैक्लोविन ने। किसने किया था? मैक्लोविन द्वारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दिया गया था। और क्या है ये नियम? तो नियम अपने नाम में ही बताता है डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड होगी तो सप्लाई उस बुक्स की हो जानी चाहिए। तो बुक सिलेक्शन का कौन सा नियम? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दिया, किसने सजेस्ट किया? मैक्लोविन ने सजेस्ट किया। इसके अलावा नियम है बुक सिलेक्शन का दोस्तों, और भी नियम है। जैसे एक नियम है मेलविल डेवी का। किसका? मेलविल डेवी का। तो मेलविल डेवी ने क्या कहा था कि कम से कम, मतलब खर्चा कम से कम हो, पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यानी न्यूनतम शुल्क पर अधिकतम पुस्तकें पाठकों को प्रदान करना। इसके अलावा ड्यूरी का भी सिद्धांत था। SR रंगनाथन जी ने भी बुक सिलेक्शन के नियम दिए। तो कुल 4 बुक सिलेक्शन के लॉ हैं। इन चारों को आप दोस्तों अच्छे से पढ़ना है। उनमें से एक है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो कि मैक्लोविन ने दिया, ये आपको मैंने बता दिया दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेमिफिकेशन? कि रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेमिफिकेशन? ऑप्शन ए डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ऑप्शन बी कैनन्स, ऑप्शन सी कॉमन आइसोलेट्स और ऑप्शन डी एरेज। तो बताइए दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमिफिकेशन? रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये जो भी टॉपिक है, जैसे बुक सिलेक्शन का नियम आ गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आ गए, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया, तो सभी जो क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी दोस्तों, कंप्यूटर, ICT, सभी की आप यूट्यूब चैनल पे एक बार ज़रूर देखें। हर एक की वीडियो क्लासेस उपलब्ध हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टार्टिंग से आप क्लासेस भी अच्छे से, जो टॉपिक आपका नहीं पढ़ा हुआ है, कवर नहीं है, तो उसके सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो और क्लास भी आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री दोस्तों। अपने नोट्स प्रिपेयर करो और स्टडी करो जो भी टॉपिक आपका वीक रहता है, क्योंकि कम से कम आपके पास समय है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो, निकाल सकते हो, वो निकालिए दोस्तों। समय का फ़ायदा उठाइए, सदुपयोग कीजिए दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा यही क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमिफिकेशन? तो ऑप्शन ए डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ऑप्शन बी कैनन्स, ऑप्शन सी कॉमन आइसोलेट और ऑप्शन डी एरेज। तो बताइए दोस्तों 136 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, रेमिफिकेशन से तात्पर्य या ये अर्थ होता है डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन। डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन क्या है? रेमिफिकेशन। क्या है दोस्तों? रेमिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री? रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिपीटेड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो आप। कई लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है
कि जो कंसेप्ट है नॉलेज इंडस्ट्री का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने परिचय करवाया था इससे। ऑप्शन ए फ्रिटिज मैकक्लफ, ऑप्शन बी विलियम सेफेडी, ऑप्शन सी मार्क पोरेट, ऑप्शन डी पीटर ड्रकर। तो बताइए दोस्तों नॉलेज इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, कंसेप्ट किसने दिया था। 137 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद ही रखना दोस्तों फ्रिटिज मैकक्लफ होगा। फ्रिटिज मैकक्लफ किसका, इंडस्ट्री का। फ्रिटिज मैकक्लफ किसका, इंडस्ट्री, नॉलेज इंडस्ट्री का इंट्रोड्यूस किया था फ्रिटिज मैकक्लफ ने दोस्तों। किसने, फ्रिटिज मैकक्लफ ने किसका, नॉलेज इंडस्ट्री का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रिटिज मैकक्लफ। किसने इंट्रोड्यूस करवाया नॉलेज इंडस्ट्री का, फ्रिटिज मैकक्लफ। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि लोकसभा सेक्रेटरीट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड एज, कि जो लोकसभा की सेक्रेटरीट लाइब्रेरी है उसकी जो सर्विस है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी सर्विस, ऑप्शन बी लोकसभा लाइब्रेरी, ऑप्शन सी लार्डिस और ऑप्शन डी एमपी लाइब्रेरी सर्विस। तो बताइए दोस्तों लोकसभा सेक्रेटरीट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड एज। तो ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी सर्विस, ऑप्शन बी लोकसभा लाइब्रेरी, ऑप्शन सी लार्डिस और ऑप्शन डी एमपी लाइब्रेरी साइंस। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो राइट आंसर होगा आपका लार्डिस। क्या होगा, लार्डिस। क्या होगा, लार्डिस इसका राइट आंसर होगा कि जो सेक्रेटरीट लाइब्रेरी है लोकसभा की वो है लार्डिस। क्लियर दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कौन सा संगठन है जो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रमोट करता है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी ICSU, ऑप्शन सी इफ्ला और ऑप्शन डी दोस्तों FID। तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहे हैं तो उससे आपको ये तो कंफर्म हो रहा है, ये तो पता लग रहा है कि एग्ज़ाम पेपर कैसे बनता है, कितना का पढ़ना पड़ता है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका साथ साथ में क्लियर होता जा रहा है। तो ये एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन भी पूछ लिया और क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी देख लो दोस्तों कि यूनेस्को भी आ गया, इफ्ला भी आ गया, फिड भी आ गया, ICSU सभी ऑप्शन में दिए गए। लेकिन इनमें से बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों आप होगा, इसका राइट आंसर यूनेस्को। कौन होगा, यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। What does status of librarian mean? What does status of librarian mean? ऑप्शन ए है दोस्तों पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी ग्रेड्स ऑफ लाइब्रेरियन और ऑप्शन डी रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी। तो व्हाट डज स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन मीन? ऑप्शन ए पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी ग्रेड्स ऑफ लाइब्रेरियन और ऑप्शन डी रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी। लाइब्रेरियन का स्टेटस मीन क्या है? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर क्या होगा? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन मीन रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी। रिलेटिव पोजीशन एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंथेटिक फीचर ऑफ ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से डीडीसी के जो कि क्लासिफिकेशन स्कीम है डीडीसी जिसका पूरा नाम है ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसके इनमें से ऑप्शन में से सिंथेटिक फीचर कौन कौन से हैं? कौन कौन से होंगे दोस्तों? ऑप्शन ए रिलेटिव इंडेक्स, ऑप्शन बी इनुमरेशन ऑफ शेड्यूल्स, ऑप्शन सी टेबल्स और ऑप्शन डी ऐड ऑन इंस्ट्रक्शंस। तो ये बताने हैं कि इनमें से पहला दूसरा तीसरा होगा या दूसरा चौथा पहला होगा
कौन कौन से सिंथेटिक फीचर हैं डीडीसी के, तो बताइए दोस्तों कौन कौन से होंगे। तो होंगे दोस्तों आपके 3 और 4 आर करेक्ट, यानी जो आपका है टेबल्स और ऐड टू इंस्ट्रक्शंस, ये है दोस्तों इसके फीचर्स, सिंथेटिक फीचर्स क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 इसके हैं सिंथेटिक फीचर, 3 और 4 हैं टेबल और इसके अलावा ऐड टू इंस्ट्रक्शंस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। साथ साथ में लिखते जाइए, नोट करते जाइए, क्लास को शेयर करना दोस्तों और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर 142 एंटी एंड बीटी आर यूज्ड इन, कि एंटी और जो बीटी है वो किसमें जिसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए चेन इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी थिसोर्स, ऑप्शन सी क्विक और ऑप्शन डी पॉप्सी। तो बताइए दोस्तों एंटी एंड बीटी आर यूज्ड इन चेन इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी थिसोर्स, ऑप्शन सी क्विक और ऑप्शन डी पॉप्सी। तो 142 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि एंटी और बीटी का यूज किया जाता है किसमें, चेन इंडेक्सिंग में या थिसोर्स में या क्विक में या पॉप्सी के अंदर। तो याद रखना जो एंटी और बीटी है, जो एंटी और बीटी है उसका यूज होता है थिसोर्स में, किसमें, थिसोर्स में। और ये एंटी और बीटी की फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे फुल फॉर्म क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट करके ये आंसर बताना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच कमीशन की कौन सी समिति रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। दोबारा देखना क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट फॉर लाइब्रेरीज, कि जो लाइब्रेरी है उसके विकास के लिए कॉलेज बजट का कुल में से 10% लाइब्रेरी के लिए है। किसने कहा, रिकमेंडेड किया कि होना चाहिए। ऑप्शन ए कोठारी कमेटी, ऑप्शन ए कोठारी कमेटी, ऑप्शन बी मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन सी दोस्तों आपका है डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी और ऑप्शन डी है क्यूरिकुलम डेवलपमेंट ऑफ कमेटी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो 143 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। 143 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों कोठारी कमीशन। क्या होगा, कोठारी कमीशन या कमेटी, इसका राइट आंसर होगा कि इसने रिकमेंडेड किया था 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर यूनिवर्सिटी या डेवलपमेंट इन लाइब्रेरीज दोस्तों। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर 144 की ओर दोस्तों। यूजीसी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर्मड इन, यूजीसी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट जो कंपनी है वो फॉर्मड इन हुई थी कब। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1993 यानी 1993। तो यूजीसी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर्मड इन, ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1993। तो यूजीसी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर्मड इन, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप यह बताओगे। तो जो यूजीसी क्यूरिकुलम कमेटी है वो फॉर्मड इन हुई थी 1993, कब, 1993। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 144 का राइट आंसर 1993 होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज में से निम्न में से प्राइमरी सोर्सेज के कौन कौन से एग्जाम्पल है या कौन सा प्राइमरी सोर्सेज है।
तो दोस्तों मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी बहुत बार आपको क्वेश्चन में भी करवा दिया, उसके एग्जांपल्स भी बता दिए और ये भी बता दिए किसको पहले याद करना है, किसको बाद में याद करना है, ताकि बीच वाले बाद में याद रह जाए। तो दोस्तों ये सब आपको बताया है, लेकिन इनमें से अब आपको बताना है कि प्राइमरी सोर्सेज इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन है यूनियन कैटालॉग, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, ऑप्शन सी मैन्यूस्क्रिप्ट और ऑप्शन डी करंट कंटेंट्स लिस्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 145 का राइट आंसर क्या माना है बताइए। तो राइट आंसर प्राइमरी सोर्सेज का माना गया दोस्तों इनमें से मैन्यूस्क्रिप्ट को। किसको? मैन्यूस्क्रिप्ट को। किसको? मैन्यूस्क्रिप्ट को माना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 146 इंसडॉक हैज बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ एज। कि जो इंसडॉक है ना वो मर्ज हो गया था किसके साथ? निस्कॉम के साथ। तो ये मर्ज होकर जो बन गया उसको अब क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डेसीडॉक, ऑप्शन बी डरलेट, ऑप्शन सी निस्केयर, ऑप्शन डी नास्टॉक। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। 146 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इंसडॉक की स्थापना हुई थी 1952। ठीक है। इंसडॉक प्लस निस्कॉम, इंसडॉक प्लस निस्कॉम। जब इंसडॉक और निस्कॉम को मिला दिया था दोनों को, इंसडॉक प्लस निस्कॉम को, तो बन गया था दोस्तों निस्केयर। कब क्या बन गया? निस्केयर। और ये निस्केयर कब बना था? 2002 के अंदर। कब? 2002 के अंदर बना था। क्लियर। कि निस्कॉम और इंसडॉक को जब मिला देंगे या मिला दिया था, मर्ज हो गए थे आपस में, तो क्या बन गया? निस्केयर बन गया। और निस्केयर कब बना या कब से शुरू है? 2002 से शुरू है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कि मॉडर्न पब्लिक रिलेशन इज ए प्लान्ड program of policies and conduct that will be build public confidence and increase public understanding definition is giving by। कि जो मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी रिलेशन का जो प्लान है, प्रोग्राम है, पॉलिसी एंड कंडक्ट दैट विल बी बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज पब्लिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑप्शन ए बी एच क्रिस्टोन, ऑप्शन बी जे एस राइट एंड एच क्रिस्टन, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन और ऑप्शन डी जे एच राइट। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा। कि मॉडर्न पब्लिक नोटेशन या रिलेशन इज ए प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ पॉलिसी एंड कंडक्ट विल बी बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंसी एंड इंक्रीज पब्लिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन इज गिवन बाय। कि यह डेफिनेशन जो है वो इनमें से किसके द्वारा दी गई थी। 147 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये दी गई थी परिभाषा जे एन राइट और बी एच क्रिश्चियन द्वारा दोस्तों। जे एन राइट और बी एच क्रिश्चियन द्वारा दी गई थी। क्या? वर्तमान जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम जो कि जनता को ज्ञान और विश्वास बढ़ाता है दोस्तों। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्लासेस के साथ बने रहिए, LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए। हर एक क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, हो रही है, इंपॉर्टेंट रख रही है, यही हमें आशा है। और आपकी तरफ से भी रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है, उसमें भी कोई शक नहीं है दोस्तों। क्लियर। तो आप हमारे साथ विश्वास बनाए रखें, जुड़े रहिए दोस्तों, आपके लिए निरंतर रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन। रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशियो आर यूजुअली यूज्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ। कि जो रिकॉल और प्रेसिशन रेशियो है वो यूजुअली यूज इन द इवोल्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक सर्विस और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो याद रखना जो रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशो है वो इवोल्यूशन करता है, काम आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के, यानी सूचना पुनः प्राप्ति के। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन। चैप्टर 9 ऑफ AACR2 हैज चेंज्ड इट्स नेम इन AACR2R 2002। आइडेंटिफाई द चेंज्ड नेम। कि जो चैप्टर 9 के अंदर AACR2 ने अपना नाम बदल दिया था 2002 में, वो नाम क्या है।
ऑप्शन ए कंप्यूटर फाइल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ऑप्शन सी मशीन रीडेबल डाटा फाइल्स, ऑप्शन डी कंप्यूटर रिसर्चेज। दोस्तों बताइए राइट आंसर इनमें से क्या होगा, कि कंप्यूटर फाइल्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज होगा, मशीन रीडेबल डाटा यूजेज फाइल्स होगा, या कंप्यूटर रिसोर्सेज होगा। दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो ACR2 है उसका जो नाम चेंज हुआ था चैप्टर 9 के तहत, जो उसका नाम अब है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इसका राइट आंसर है। और ACR2 का पूरा नाम क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स पार्ट सेकंड। एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स पार्ट सेकंड दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन RDA एंड AACR इज, की जो प्राइमरी जो अंतर है RDA के बीच में और AACR के बीच में वो क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशनल, ऑप्शन सी नॉन स्ट्रक्चरल और ऑप्शन डी रिलेशनल। तो बताइए दोस्तों क्या रिलेशन है AACR2 और RDA के मध्य? स्ट्रक्चरल है, कॉम्बिनेशनल है, नॉन स्ट्रक्चरल है या रिलेशनल है? तो 150 की हम बात करें तो अंतर है संरचनात्मक। क्या है? संरचनात्मक। और संरचनात्मक ऑप्शन कौन सा है? स्ट्रक्चरल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन नंबर 150 के राइट आंसर है। हमने पिछले 1 से 3 से या 2 से 3 क्लासेज में ये 150 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को सोल्व किया है और ये एग्जाम पेपर आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। इसी के साथ में दोस्तों आज यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आने वाली क्लासेज के साथ में ही आपके प्रीवियस ईयर का नया पेपर होगा जिसमें नए क्वेश्चन होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने क्लासेज को, पहले जो भी क्लासेज हुई है उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है पंजाब लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों LIS MCQ सीरीज़ की, जिसमें 11 से 12 क्लासेज हैं पूरे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन की, वो भी क्लासेज लगा सकते हैं। या जो भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या आपको कुछ समझ में नहीं आया हुआ है तो उन सब की भी क्लासेज, थ्योरी जो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की है वो भी सभी क्लासेज प्लेलिस्ट वाइज आपके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे ही बनी हुई है दोस्तों। वहाँ से भी आप क्लासेज लगा सकते हैं और कुछ नया पढ़ने से बचे, जो टॉपिक है उनको कवर करते जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए दोस्तों। आने वाले समय में आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो LIS लर्निंग अकेडमी के साथ बने रहिए ताकि हर एक क्लास आप तक पहुँच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।